हेलो स्टूडेंट, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो शुरू करते हैं। एक मैरी नाम की बच्ची है, लड़की है स्टूडेंट, वो स्कूल में पढ़ती है। तो जैसे ही घंटी बजती है, जो टीचर होते हैं टीचर वो सारे स्टूडेंट को अपने साथ आने को कहते हैं कि सब लोग मेरे साथ चलो। आज सारे बच्चे पहली बार लाइब्रेरी जाते हैं। जब लाइब्रेरी में जाते हैं सारे बच्चे, तो सारे बच्चों को लगता है कि अच्छा, ये कौन सी जगह है, यहाँ पे सारी बुक्स रखी हैं। तो ऐसे ही मेरी नाम की एक स्टूडेंट रहती है। वो सोचती है कि इस यहाँ पे तो सारी शेल्फ ही शेल्फ है और सारी शेल्फ में इतनी ढेर सारी बुक्स भरी हुई हैं। क्या होगा इन बुक्स में, क्या लिखा होगा। तो ऐसा वो सोच रही होती है। तो टीचर बताते हैं कि इन शेल्फ में जो बुक्स हैं, इन बुक्स में हमारे इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये बुक्स हमारा इतिहास बताती हैं। मतलब अभी तक जो कुछ भी हो चुका है वो इन किताबों में लिखा जाता है, जिससे हम इन किताबों को पढ़कर उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो मेरे को मालूम होता है कि लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर में हम आपको क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे, उन टॉपिक्स पे एक बार नजर डालते हैं। पहला टॉपिक है आपका दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, संस्कृत और अन्य भाषाएं। इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, विश्वामित्र और नदियां, मवेशी, घोड़े और रथ, खामोश प्रहरी, कहानी महापषाणों की। एक मिनट बच्चों। ठीक है, नेटवर्क इशू है कि मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है। ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। और लास्ट में हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ये जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अलग से ये टॉपिक बनाया है। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के पर्पज से, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी तो मैं अपने वीडियो में ऐसी जानकारियाँ देती रहती हूँ जो उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो जो किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा जो था दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। बच्चों, ये हमारे जो वेद हैं, इस चैप्टर में हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, महापषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। तो वे जो हमारे वेद हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4। जो आर्यस आए थे उन्होंने इन वेदों की रचना की थी, लिखित रूप में नहीं, मौखिक रूप में। उस समय में जो ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, वो अपने बच्चों को, यानी बच्चों मतलब स्टूडेंट को वो श्लोक, वो सारी सूक्त जो है वो पढ़ाते थे, वो मंत्र पढ़ाते थे। जो हिम्स होते थे, हिम मंत्र को इंग्लिश में हिम्स कहते हैं। ठीक है, तो हिम्स को पढ़ाते थे, उन्हें याद करवाते थे। तब तक उन्हें लर्न नहीं हो जाता, तब तक उसे बार बार पढ़ाते रहते थे। फिर जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जब वो बड़े होते थे तो अगली जनरेशन को वो चीजें लर्न करवाते थे। फिर आगे वो लोग अपनी जनरेशन को लर्न करवाते थे। तो इस तरह से टाइम वाइज सब लोग बारी बारी से अपने अपने जनरेशन को, अगली जनरेशन को ये सारे मंत्र, ठीक है, और सूक्त, ये सारी चीजें
वन बाय वन चलती रही, जो कुछ वर्षों के बाद, कुछ नहीं है, बहुत साल बाद जो है इनको लिखा गया, लिखित रूप में जो है इनके अब मिलने के लिखित रूप में ये मिलने लगे। इनकी रचना किसने की थी? तो इनकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। वेदों की रचना महर्षि व्यास ने की थी। ये जो नाम है ये आप लोग याद कर लीजिए कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि वेदों की रचना किसने की थी। तो महर्षि व्यास ने। उसके बाद 200 वर्ष पहले इसको पेपर पे लिखा गया और अब ये हमें लिखित रूप में उपलब्ध है आसानी से। अब ये वेद हमारे कितने थे? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है हमारा क्या? ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई है। अब 3500 साल पहले मतलब $3500 साल हो गया, ठीक है। इसमें हमने माइनस किया कितना? अभी हमारा चल रहा है बच्चों 2023, ठीक है। तो यानी कि 2000 ईयर्स तो हो ही गए हैं। तो 2000 ईयर्स आपने 3500 में माइनस किए तो कितना बचा? 1500, ठीक है। आज से 3500 साल पहले यानी 3500 पहले इसकी रचना हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे बीसी में कन्वर्ट करते हैं तो 2000 हमारे माइनस हो जाएंगे जो एडी का है, और उसके बाद ये होगा हमारा 1500 बीसी। इसे हम बीसी में इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि 1500 बीसी या 1500 बीसीई, बीसी का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में। बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। तो बीसी या बीसीई कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि उतने वर्ष तो आप देखेंगे ही। अब जो प्लस जो एडी का है, ठीक है, 2000, वो आप उसमें प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद हो जाएगा इतने वर्ष पहले बात है। और जब बीसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको वहां से एडी वाले जो ईयर्स है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, उतने। तो ये समझ में आ गया आपको बीसी वाला, बीसी एडी का ये हो गया, ठीक है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? इंद्र और सोम, ठीक है, और अग्नि। ये मैं लिखना भूल गई हूं, अग्नि। अग्नि देवता को भी ये लोग बहुत पूजा करते थे। यज्ञ वगैरह में जब ये लोग यज्ञ करते थे तो अग्नि देव को ईश्वर मान करके उनका आह्वान करते थे कि आप जय पधारें। तो अग्नि जब जलती थी, प्रज्वलित होती थी, तो उसको प्रणाम करते थे, उन्हें ईश्वर मानते थे। इंद्र देवता को ये लोग युद्ध का देवता मानते थे। और सोम, अब आपको लगता है कि सोम कौन सा देवता है? क्या ये शंकर जी हैं? तो नहीं, ठीक है। सोमवार को शंकर जी पूजा होती है, पर ये वो सोम नहीं है, शंकर जी नहीं है। ये सोम नाम का एक पौधा है, प्लांट है, ठीक है, जिससे जो रस निकलता है, तो उस रस को उस समय के लोग अमृत के समान मानते थे। ये बहुत फायदेमंद होता था हमारे शरीर के लिए, तो इसको जो है उस समय के लोग अमृत के समान मानते थे, ठीक है। तो इसलिए जो सोम रंग का पौधा था उसके रस को कहते थे सोम रस। क्या कहते थे? सोम रस। तो ये उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था ये पौधा, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ये बेनिफिशियल था। तो 3 लोगों को ये देवता मानते थे, इंद्र, सोम और अग्नि। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जैसे मैंने बताया था कि लिखित रूप में नहीं था। जैसे अभी क्या है कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपको जो चीजें लगेंगी कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको लिखकर नोट करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे ना। क्या मैंने भी पढ़ाने के लिए नोट्स बनाया है।
तो यानी कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता था बच्चों, उस समय लिखता कोई नहीं था, ना पढ़ाने वाला लिखकर पढ़ाता था और ना ही पढ़ने वाला लिखकर पढ़ता था, यानी कि पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ इसका उच्चारण होता था और इसे हम लर्न करते थे, यानी प्रोनाउंसिएशन और लर्निंग प्रोसेस था बस। हिंदी में बोलेंगे कि इसको हम लोग बच्चों को कहते थे कि इसको सस्वर कंठस्थ करो, यानी कि इसको लर्न करो। अब होता क्या था कि ऋषि होते थे, वो उच्चारण करते थे ऋग्वेद का और बच्चे उसको श्रवण करते थे, यानी कि सुनते थे, पढ़ते नहीं थे। ठीक है, अब ऋग्वेद छपने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 साल पहले, यानी कि ये जो हमारे वेद हैं ये 200 साल पहले लिखे गए, है ना। रचना तो इसकी 3500 साल पहले हो गई थी, लेकिन लिखने का जो कार्य है वो हुआ कब, 200 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब ये देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडो यूरोपियन। क्या कहते हैं, इंडो यूरोपियन, और हिंदी में भारोपीय, यानी कि ब्रैकेट में दिया है ना भारत और यूरोपीय, यानी कि हमारी भारत की भाषा और यूरोपीय भाषा दोनों को मिलाकर जो भाषा बनती है उसे हम कहते हैं भारोपीय या फिर इंडो यूरोपियन। ये भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप भी देखेंगे कि जो संस्कृत भाषा थी ना, ये बहुत ही प्राचीन भाषा थी। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्राग संस्कृत भी कहते हैं। और उस समय लोगों का मानना था कि जो हमारी भाषाएं हैं, ये सारी जो मैं बता रही हूँ, ये सारी भाषाएं आपकी जो है सॉरी ये जो सारी भाषाएं हैं बच्चों, ये संस्कृत के शब्दों से ही निकली हैं। इन सारी भाषाओं के बहुत सारे शब्द या मैक्सिमम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से निकले हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैं बताती हूं आपको, संस्कृत भाषा है मार्ग। ठीक है, इसका अर्थ होता है माँ। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम, माँ। ठीक है, अब मार्ग जो है वो हो गया आपका संस्कृत शब्द। ठीक, मार्ग से हुआ आपका माँ, माँ से हुआ इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर, है ना। मदर, तो यानी कि क्या हुआ कि संस्कृत से ही माँ निकला और माँ से मदर। तो देखा ना आपने कि कैसे संस्कृत के शब्द से इंग्लिश का शब्द बना है और हिंदी का शब्द बना है, यानी कि कई भाषाएं संस्कृत भाषाएं से निकली हुई हैं। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, परिवार से जुड़ी हुई हैं। उस समय जो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे लोग, ठीक है, तो वो जो है वो तिब्बत और बर्मा की भाषा बोलते थे, है ना। ये हो गया आपका। और दक्षिण में, साउथ में जो है साउथ की भाषा है मलयालम,
ठीक है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सारी जो लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाती थी? इंडिया के साउथ पार्ट में, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण में। तो देखा सारी भाषाओं के बारे में। थोड़ा नेट का इशू है, कभी कभी कॉल नहीं हो रहा है। मैं बाहर आई हुई हूँ तो नेट के इशू है, तो इसके लिए सॉरी। तो ये समझ में आ गया आपको ना कि कहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और संस्कृत भाषाएं से कौन सी भाषाएं निकली हैं, ठीक है। तो यानी कि लोगों का मानना था, इतिहासकारों का, कि संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाएं हमारी निकली हैं जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में कई सारी भाषाएं ऐसी हैं जो संस्कृत से निकली हुई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक ऋग्वेद में एक कन्वर्सेशन है उसको पढ़ते हैं, जिसमें एक ऋषि है विश्वामित्र, जो कि एक क्षत्रिय थे, राजा थे वो, ठीक है। लेकिन वो बाद में उन्होंने अपने राजकीय सब सुख सब कुछ छोड़ छाड़ के वो संन्यास धर्म धारण कर लिए थे, सन्यासी बन गए थे, ऋषि बन गए थे। तो उनका कन्वर्सेशन है दो नदियों से। उसमें जो नदियां थी बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी और रावी नदी, ठीक है। क्योंकि अधिकतर जो है लोग इन्हीं नदियों के किनारे बसे थे, तो इसीलिए इन नदियों को वो बहुत ही पूजा करते थे, पूजते थे, बहुत महत्व देते थे, ठीक है। तो इन नदियों के साथ उनका कन्वर्सेशन है, हम पढ़ते हैं। चलिए आप भी पढ़िए हमारे साथ साथ। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब इतिहासकार जो है वो यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। मतलब मानना ये है कि ये जो घटना है या ये जो काल है वो कहाँ का है, यहाँ जहाँ पे जो कल्चर सभ्यता है कहाँ की है, जहाँ पे इन नदियों का जिक्र है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी और रावी नदी के आसपास इनका जो स्थान है वो माना गया है, वहां पे प्रूफ्स मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं इतिहासकारों को, ठीक है। और उनका यही मानना है कि शायद ये जो बातें हैं या जो कन्वर्सेशन है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें गायों को और घोड़ों को बहुत महत्व दिया गया है। गायों की दमकती गायों की तरह, फुर्तीले घोड़ों की चाल से। मतलब कहने क्या है कि उस काल में घोड़ों का और गायों का विशेष महत्व होगा, तभी तो ऋषि विश्वामित्र ने घोड़ों और गायों से तुलना की है, वरना किसी और चीज से भी तुलना कर सकते थे वो, सोने से, हीरे से, है ना, तांबे से, किसी भी और चीज से, बर्फ से, किसी चीज से। लेकिन उन्होंने तुलना किससे की है?
घोड़ों से और गायों से, यानी कि उस समय उस काल में गायों का और घोड़ों का विशेष महत्व था। अब ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसके सहायक नदियों का भी जिक्र है। पर इंपॉर्टेंट चीज, गंगा, एक मिनट, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। मतलब सरस्वती नदी का जिक्र है जो अभी लुप्त हो गई है नदी, कि उस समय उस नदी का बहुत महत्व था, है ना। और सिंधु नदी का भी महत्व है, उनकी सहायक नदियों का भी महत्व है। लेकिन गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा नदी जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट नदी का जिसकी पूजा करते हैं उनका ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार जिक्र हुआ है। यानी कि उस काल के लोग जिस नदी के आसपास रहते थे उस नदी को ही वो विशेष महत्व देते थे। सरस्वती नदी, सिंधु नदी और इनकी सहायक नदियां। बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। कौन कौन सी नदी है ये तो मैं बता रही हूं, कौन सी नहीं है ये आपको पता करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी को इंग्लिश में कहते हैं कैटल, ठीक है। तो कैटल और घोड़े तो पता ही है, हॉर्स, और रथ यानी कि चैरियट, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। बच्चों, ठीक है, कैटल का जो है, कैटल यानी कि मवेशियों का जो महत्व है वो समय आता है कि गाय और भैंसें, भेड़, बकरियां, इनसे हमें दूध मिलता है, ठीक है, गोबर मिलता है जिससे चीजें बनती हैं। आज के डेट में, उस समय क्या कहते थे, इसमें वो कंडा, उपला, कई नामों से उसको करते हैं। उसको हम चूल्हे में, आज गांव में कई जगह चूल्हों में इसका यूज होता है। तो उससे भी फायदा है भाई, खाना बनाने के लिए उस समय गैस तो होता ही था। आज तो गैस है, फटाफट लाइटर से ऑन किया, गैस जल गई, खाना हमारा पक रहा है। लेकिन उस काल में तो ऐसा था नहीं। उस काल में क्या था, खाना पकाने के लिए हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए हमारे लिए वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। और गाय के, भैंस के जो गोबर होते थे, इनसे जो हम उपले बनाते थे, उन उपलों को भी हम चूल्हे में यूज करते थे खाना पकाने के लिए। तो इस प्रकार जो है हमारे लिए कैटल्स या फिर मवेशियों का भी विशेष महत्व था, बहुत ही इंपॉर्टेंस थी इनकी। घोड़ों की इंपॉर्टेंस थी, घोड़े से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चैरियट्स को घोड़े के साथ बात करके और उसका हम यूज करते थे, ठीक है ना। और बच्चों का बहुत महत्व था। बच्चों में ये नहीं कहूंगी, ये नहीं है कि लड़कियों का, पुत्रों का। अब पुत्रों का विशेष महत्व क्यों था ये मैं आगे आपको टॉपिक में बताऊंगी कि क्या रीजन था कि लड़कों का विशेष महत्व था, लड़कियों का नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां अच्छी नहीं है, क्योंकि लड़कियां और लड़के सब बराबर हैं। ना ये है कि लड़के बहुत अच्छे हैं, ना ये है कि लड़कियां बहुत अच्छी हैं, ना ये है कि लड़के खराब हैं और ना ही लड़की खराब है। दोनों ही इक्वल हैं। आज के समय में तो इक्वलिटी का जमाना है, सभी इक्वल हैं। लेकिन बच्चों, उस काल में इक्वलिटी नहीं थी। लड़कों को विशेष महत्व दिया जाता था, उनकी इंपॉर्टेंस जो है सोसाइटी में ज्यादा थी। क्यों थी आगे बताएंगे हम। फिर हमारा ये लाइन पढ़िए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब ये जो धन है ना,
ये जो धन है ना, इस धन का मतलब ये नहीं है बच्चों कि पैसा रुपया सोने चांदी। उस समय के लोग जो है इन मवेशियों को, घोड़ों को, रथ को और बेटों को ही अपना धन मानते थे, या फिर लैंड एरिया को, जमीन को, लैंड को ये लोग धन समझते थे। ये सब धन है और इनको पाने के लिए ही छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते थे, है ना। और लड़के जब जीत कर आते थे जिन जिन चीज़ों को, उसका आपस में बंटवारा करते थे। अच्छा, होता क्या था कि उस समय राजा बोलते थे जो युद्ध के साथ जाते थे, लीडरशिप करता था, लेकिन उस समय राजा का मतलब ये नहीं था जो बाद के राजा हुए, ठीक है, राजा हैं, उनका एक किंगडम है ना, और ढेर सारे सैनिक हैं, मंत्री हैं, सिपाही हैं, वो सब नहीं था। राजा उनको कहते थे जो उस लड़ाई में लीडर होता था, जो लीडरशिप करता था, उसको हम राजा बोलते थे। उसका कोई राज्य नहीं, कोई सैनिक सिपाही नहीं, कोई महल नहीं, ठीक है ना। तो वो जो सरदार हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो जो धन में जीत के आते थे, वो कुछ हिस्सा अपने पास रखता था, कुछ हिस्सा देता था पुजारियों को, यानी कि ब्राह्मण को। उस समय जो है दो लोग इंपॉर्टेंट थे, पहले ब्राह्मण और राजा। राजा हम कहते थे जो युद्ध का लीडर होता था, उसको हम राजा कहते थे। ब्राह्मण को में जो पूजा करते थे, ठीक है, उनको हम पुजारी कहते थे, है ना। तो ये जो है पुजारियों को पुरोहित भी कहते थे, है ना, कई नाम थे। तो कुछ हिस्सा हम पुजारियों को दे देते थे, कुछ हमारे जो लीडर थे यानी राजा, उनको पास आता था, और कुछ आम लोगों में, आम जनता में बांट दिया जाता था। और बाकी बचे जो धन थे थोड़े बहुत, वो क्या थे, यज्ञ के लिए यूज किया जाता था। जो यज्ञ होता था ना, उस यज्ञ में उस धन का यूज किया जाता था। अच्छा, एक और बात कि इसमें जो है कभी कभी ये नहीं था कि सिर्फ इन्हीं मवेशियों और घोड़ों और इन चीजों के लिए ही युद्ध लड़ाता था, या फिर एक लैंड एरिया को जीतने के लिए युद्ध लड़ते थे। नहीं, ये तो था, लेकिन उस समय लोगों को भी जीत के लाते थे। जैसे किसी भी एक प्लेस पे हमने हमला किया जहाँ पर वो रहते हैं, तो जब हम जीते तो उनके साथ साथ उन लोगों को भी ले आते थे, और उन लोगों को क्या करते थे, स्लेव बनाते थे, ठीक है, स्लेव बनाते थे। दास और दासियां, जो मेल होते थे उनको हम दास बोलते थे, और जो फीमेल होती थी उन्हें हम दासियां कहते थे। तो उनको हम अपने रोजमर्रा के जो काम था हमारा, उन कामों के लिए उनको यूज करते थे एज ए सर्वेंट, नौकर की तरह से। अब सोचिए कि यानी कि वो जहां पे रह रहे होते थे, ठीक है, वहां पे वो कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी उनकी, लेकिन युद्ध में हार गए तो क्या हो गया, वो दास और दासी बन गए। तो ये कल्चर था वहां, है ना, दास और दासियों का कल्चर भी था वहां पे। अच्छा, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, अधिकांश कौन थे, पुरुष, है ना। तो बच्चों अधिकांश कौन थे, पुरुष, ठीक है। तो अब पुरुष शब्द से तो आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कि उस समय क्यों पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा किया जाता था, या उस काल में पुत्र का क्यों महत्व था। क्योंकि जो पुरुष थे वो युद्ध के लिए जाते थे, इसलिए जो है पुत्रों का महत्व था कि भाई पुत्र पैदा होगा, जब बड़ा होगा तो वो युद्ध में शामिल हो सकेगा। लड़कियां युद्ध में शामिल नहीं होती थी, है ना। तो ये था पुत्र के विशेष महत्व का, कि पुत्र होने का, है ना, कि पुत्र का विशेष महत्व था। लोग चाहते थे कि हाँ पुत्र पैदा हो। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां पे कोई महल नहीं था, कोई सभागार नहीं था कि दरबार है, राजा बैठे हुए हैं, बगल में मंत्री, सैनिक, सिपाही, सेना वो सब बैठे हुए हैं, और राजा जो है वो राय दे रहा है और बाकी मंत्री राय दे रहे हैं, और आपस में डिस्कशन हो रहा है। वहां उस समय ऐसा नहीं था, कोई राजा नहीं, कोई महल नहीं, कोई सेनापति, कोई मंत्री नहीं।
बस एक हेड होता था जिसे हम राजा कहते थे, है ना, जो सरदार कहते थे या राजा कहते थे। तो उनके साथ लड़ने के लिए जो जो तैयार होते थे, जो चाहते थे कि हम भी जाएं युद्ध में लड़ने के लिए, हमें फायदा होगा, तो वो ऐसे हाथ उठा देते थे कि मैं भी युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ, है ना। तो छोटी सी ऐसे ही जहाँ पे घर होते थे कहीं भी एक एरिया में, जो सरदार या राजा होता था वो सभी लोगों को लेकर के एक असेंबली बैठती थी। उस असेंबली में, सभा में आपस में लोग बात करते थे, डिस्कस करते थे, ठीक है, और प्लानिंग करते थे कि कैसे युद्ध को करना है, कैसे लड़ना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कब जाना है। ये सारी जो प्लानिंग है वो उसी असेंबली में लोग आपस में मिलजुल कर करते थे, है ना। तो ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ी नेट की दिक्कत है। तो ये आपने इसको पढ़ने के बाद और जो मैंने बताया तो अब समझ गए होंगे आप, है ना। ये जो टॉपिक है ये समझ गए होंगे, मवेशी, घोड़े और रथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो अब हम बात करते हैं महापाषाण काल की। खामोश प्रहरी क्यों कहा गया है? क्योंकि पत्थर जो है, पाषाण मतलब पत्थर, जो पत्थर हैं वो बोलते तो है नहीं, जैसे मैं पटर 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 कर रही हूं, है ना, आप लोग भी बातें करते हैं आपस में, लेकिन क्या पत्थर बात कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए कहा गया है खामोश प्रहरी, यानी कि पत्थर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं उस डेड बॉडी का, उस कब्र का, लेकिन ये बोल नहीं सकते, एकदम साइलेंट है ना। लेकिन साइलेंट होकर के भी हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर डेड बॉडी को गाड़ा गया है या फिर दफनाया गया है। अच्छा, पत्थरों के डिजाइन की वजह से या जिस तरह से तराशा गया है या जिस तरह से कुछ भी मतलब ऐसा इस तरह से बनाया गया है पत्थर को कि मालूम चलता है कि हाँ ये हमारे परिवार का है, ये उस परिवार का है, ये उस परिवार का है। यानी कि जो फैमिली के लोग होते थे जब वो किसी अपने को उस कब्र में दफनाते थे तो इस प्रकार से पत्थरों को सजाते थे, करीने से लगाते थे तरीके से कि मालूम चल जाता था उनको कि हाँ ये जो है ये कब्र ये हमारे फैमिली के मेंबर की है ना। बिना बोले वो पत्थरों के लगाए तरीके से समझ जाते थे कि यहाँ पे हमारी फैमिली के मेंबर को दफनाया गया है, ठीक है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने मतलब तरीके से सजा करके, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अभी कश्मीर के पास वो है ना मेहरगढ़, ठीक है। इसके पहले चैप्टर में हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था। तो मेहरगढ़ में भी ऐसे ही डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। लेकिन होता क्या था बच्चों कि मेहरगढ़ में जब हम किसी फैमिली मेंबर को दफनाते थे तो उनके साथ साथ खाने पीने की चीजें भी हम रखते थे और उसमें हम एनिमल्स को भी रखते थे क्योंकि एनिमल्स उस समय खाते थे लोग, ठीक है। तो कोई भेड़ बकरियों को भी वहाँ पे डेड बॉडी के साथ जिंदा दफना दिया जाता था कि उनका ये मानना था कि इसके बाद भी जीवन है, जो आत्मा है वो खाएगी पिएगी, वो क्या खाएगी पिएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग सामान खाने पीने का वहां पे रख देते थे, ठीक है। तो इसी तरह से ये उधर का जो एरिया है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था, ठीक है। अब इसका जो साल है क्या है 3000 साल पहले। तो इसको बीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने इसी वीडियो में मैंने सिखाया है आपको, है ना।
तो अब मैं नहीं बताऊंगी कि 3000 साल पहले लिखा हुआ है, तो इसको जब हम बीसी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये मुझे आप लिखकर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 3000 साल पहले को हम बीसी में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे 3000 साल पहले को बीसी में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। अब ये देखिए, ये जो है ये कब्र है, ये कब्र देख रहे हैं, इस कब्र में डेड बॉडीज को दफन करते थे, है ना। और अब ये देखिए, ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर कितने सही तरीके से सजा कर लगाया गया है। ये देखिए एकदम गोलाकार, है ना। ये कब्र थी, इस कब्र में डेड बॉडीज को लगते थे और ये पत्थर को करीने से सजाकर लगते थे, तरीके से लगाकर सजाते थे, है ना, पहचान के लिए। अब अच्छा, कहीं कहीं तो कई पत्थरों को लगा देते करीने से गोलाकार के रूप में, और कई जगह डेड बॉडीज को रखकर एक बड़ा सा पत्थर, ये देख रहे हैं ना इस पत्थर को, एक बड़ा सा पत्थर है, ये नीचे कब्र है और कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, एक सिंगल बड़ा सा स्टोन जो है वो रख देते थे कि यहाँ पर कब्र है। तो ये दो तरीका था, एक ये तरीका और एक ये तरीका कब्र बनाने का, कब्रगाह बनाने का। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सब सामान रेडी है, किसी की डेथ हुई और ला करके हमने उसे दफन कर दिया। दफनाने के पहले बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। ठीक है, कब्र के लिए गड्ढे खोदने हैं, है ना, शिलाखंडों को ढोकर लाना। देखिए क्या क्या काम करना पड़ता है, शिलाखंड यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, ठीक है, पत्थर के टुकड़ों को ढोकर लाना, फिर शिलाखंडों यानी पत्थर के टुकड़ों को ढोकर लाना हो गया। बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, यानी कि पत्थर के टुकड़ों को लेकर के आए, उन्हें तराशा, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाई, ठीक है, अच्छे से बनाया, पहचान के लिए कुछ बनाया वहां पे चिन्ह, फिर वहां पे मरे हुए लोगों को दफना करके उस पत्थर को प्रयोग में लाए। अगर गोलाकार बनाना है तो गोलाकार भी सजा दिया करीने से अच्छे तरीके से, या फिर सिंगल पत्थर रखना है तो सिंगल पत्थर को रख दिया। तो ये दो तरीकों से लोग जो कब्र को बनाते थे। ठीक है, और उसके लिए पहले क्या क्या काम करते थे ये भी मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या काम करते थे। ठीक है, दफनाने से पहले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब बच्चों इसमें आगे क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा कि कब्र को कैसे बनाते थे। ठीक है, पहचान के लिए क्या करते थे कि कैसी कब्रें हैं और किसकी कब्र है। हर फैमिली अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऐसे पहचान के लिए कुछ ना कुछ बनाती थी डिजाइन। अब देखते हैं कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, जैसे मेहरगढ़ में खाने पीने का सामान रखते थे, उसी प्रकार महापाषाण काल में ये लोहे के औजारों को भी वहां पे पाया गया है। ठीक है, इनकी कब्रों में ये सारे सामान भी रखते थे। ये देखिए, ये आपका डैगर है, ठीक है, ये आपकी घोड़े की नाल है, घोड़े का सामान है ना। और ये जो है आपका, ये क्या है, इसको कुल्हाड़ी कहते हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी का ये औजार है, ये भी गड्ढे को खोदने के लिए काम आता था, है ना। तो ये सब भी जो है औजार जो है आपके, ये महापाषाण कब्रों से मिले हैं। ये सब किसके हैं बच्चों, लोहे के। किसके हैं, लोहे के समान है। अच्छा, क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का, टिन का, सोने, चांदी, ठीक है, इनका प्रयोग होता था, पर लोहे का प्रयोग कहीं भी नहीं पाया गया, क्योंकि कहीं भी खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को लोहे का सामान नहीं मिला है। इट मीन्स कि वहां पे उस काल में, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। पर महापाषाण काल में लोहे के जो है रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, यानी कि वहां उस काल में आयरन का या लोहे का यूज लोग करते थे, महापाषाण काल के लोग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब जैसे डेड बॉडी गाड़ी गई, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी तो उनको कई तरह की कब्रें मिली, कई तरह की डेड बॉडीज मिली, जिससे मालूम चला कि उस काल में भी अमीरी गरीबी का अंतर था। अच्छा, अब इस अमीरी गरीबी का अंतर कैसे मालूम चला, उसके लिए हम देखते हैं इस चित्र को ध्यान से। ये देख रहे हैं, इस डेड बॉडी के साथ ये देखिए सोने के हार पहने हुए, सोने के कंगन, ये ठीक है, ये सोने का देखिए सारा सामान, कई मनके, ये देख रहे हैं मनके सारे पड़े हैं, है ना। अब इस डेड बॉडी के साथ ये सारी चीजें भी हमें मिली हैं, है ना। ये देखिए, ये सारा माला, ये सब जो है बना हुआ है ना। ये सारे सोने के सामान है। ये देखिए मनके, ये मनके दिए हुए हैं ना, ये मनके है, सब दिख रहा होगा आप लोग को, जूम करके देखिएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये डेड बॉडी किसी भाई अमीर आदमी की रही होगी कि इतने सोने की ज्वेलरी पहना हुआ है, वो बंदा रहा होगा जिसकी डेथ हुई है, उसको दफनाया गया है। अब वो मेल है या फीमेल, अभी हम ये कहेंगे कि इन्होंने ज्वेलरी पहन रखी है तो ये फीमेल की कब्र है या फीमेल का कंकाल है ये। लेकिन ऐसा इस जमाने में तो है कि लोग नहीं पहनते गोल्ड, जो मेल होते हैं, लेकिन उस समय मेल्स भी ज्वेलरी पहनते थे, मेल्स भी जो है सोने की गोल्ड की ज्वेलरी पहनते थे। तो इसका मतलब है कि ये मेल की डेड बॉडी भी हो सकती है ना। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये स्केलेटन मेल का है या फिर फीमेल का है ना। लेकिन हाँ, अमीरी गरीबी के बारे में हम बता सकते हैं कि कई डेड बॉडी ऐसी होती थी कब्र, और कई कब्रों में सिर्फ एक डेड बॉडी होती थी और मिट्टी के कुछ बर्तन रख दिए जाते थे, मिट्टी के कुछ बर्तन रख दिए जाते थे उस समय, है ना। तो अब किसी डेड बॉडी के साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन है और खाने पीने थोड़ा सामान है, कोई गोल्ड नहीं है, यानी कि वो गरीब रहा होगा, उसके पास इतने आभूषण नहीं रहे होंगे, इतनी ज्वेलरी नहीं रही होगी, वो कुछ नहीं पहनता होगा कि गरीब था। तो मतलब ये है कि उस समय जो गरीब लोग होते थे उनको तो ऐसे दफनाया जाता था खाने पीने का सामान रख करके, और जो अमीर थे भाई वो जब ज्वेलरी पहन ही रहे हैं तो डेथ हो गई तो उनको ऐसे ही दफना दिया जाता था। आज की डेट में तो लोग ज्वेलरी निकाल लेते हैं, पर तब ऐसा नहीं था, लोग जो भी पहने रहते थे उन चीज़ों के साथ ही डेड बॉडीज को दफना देते थे। अब पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। भाई जब डेड बॉडी के साथ है, पहना हुआ है कंकाल स्केलेटन, तो इसका मतलब है कि ना उसी की होंगी जो मरा है व्यक्ति। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी, जो मैंने बताया मैंने, जिसकी वजह से हम ये जो है लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में हमें पता चलता है। एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो मैंने बताया आपको कि ये चीजें पीली हैं, इसी वजह से हम अंतर को समझ पाते हैं कि हाँ उस समय लोग अंतर करते होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हाँ, कुछ कब्रगाहें जो थी, जो कब्र थी, वो एक खास परिवारों के लिए थी। मतलब कहने का ये है कि जैसे एक ही कब्र में एक ही परिवार के लोगों को दफनाया जाता था। अब आप देखिए, ये देखिए, इस कब्र में कई सारी कब्रें, कई सारे कंकाल मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं। देखिए, एक दो तो दिखिए, तीन तो दिख ही रहा है, एक ये दो और ये तीन, एक ये दो और एक ये तीन तो हमें एकदम क्लियर दिख रहे हैं कि तीन जो है स्केलेटन हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब ये हम लगा सकते हैं कि एक कब्र में परिवार के एक लोग की डेथ हुई, उनको दफनाया गया, फिर उस परिवार में किसी और की डेथ हुई तो उसको भी उसी कब्र में दफना दिया गया, तीसरे की हुई, चौथे की हुई, यानी कि एक ही जो कब्र था उस कब्र में हम एक परिवार के लोगों को जो है दफनाते थे मरने के बाद।
शायद इसी वजह से उसको करने से सजा देते थे, पहचान के लिए कि भाई ये हमारी फैमिली की जो है कब्र है। अच्छा, ये आप देखेंगे, ये आपको मैंने दिखाया था ना कब्र, मैं दिखाती हूँ फिर से। आपको लगता होगा कि कैसे एक ही कब्र में कैसे इतने ढेर सारे 1 बाय 1 कुछ कुछ सालों के बाद लोगों को दफनाते होंगे। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पोर्ट होल, ये जो पोर्ट होल देख रहे हैं, छेद, ये पोर्ट होल, इसको पोर्ट होल बोलते हैं। इसके माध्यम से डेड बॉडी को लाते थे, एक की डेथ हो गई उसको दफनाया गया, फिर दूसरे को भी इसी पोर्ट होल से, है ना, इसी पोर्ट होल के द्वारा इसी से निकल के यहाँ पर अंदर डेड बॉडी को डाल दिया जाता था। तो इसी पोर्ट होल से डेड बॉडी जो है अंदर आ जाती थी। दिख रहा होगा पोर्ट होल आपको। अब समझ में आया कि जो कब्रगाही थी उसमें पोर्ट होल क्यों बनाया जाता था। तो ये जो है जो कब्रगाही थी वो खास परिवारों के लिए थी। ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि भाई एक को दफनाया, फिर दूसरे को दफनाया, तीसरे को दफनाया। तो ये जो अपनी यूज के अकॉर्डिंग शवों को दफनाने के लिए दोबारा इसको दोबारा प्रयोग करते थे, ठीक है। अब है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब इनाम गांव के बारे में बात करते हैं। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी है, ठीक है। भीमा नदी थी, भीमा रिवर, उसी के घाटी में ये इनाम गांव बसा था। बहुत फेमस गांव है उस समय का, महापाषाण काल का। तो ये कहाँ पर है, भीमा नदी की ये सहायक नदी है, घोड़, ठीक है, घोड़, ये याद रखिएगा आप लोग बच्चों, ठीक है। भीमा की सहायक नदी घोड़ है, उसी नदी के किनारे ये इनाम गांव बसा हुआ था। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। अब इसको भी आप बीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बीसी और एडी में कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक है, और बार बार सिखाती रहती हूँ। इस वीडियो में भी पहले मैंने सिखाया है, अब आपको कन्वर्ट करके लिखना है बीसी में, ठीक है। बीसी और एडी दोनों में लिखिए। इसको 3600 यानी 3600 और 2700 को आप बीसी और एडी हमें दोनों में हमें लिख के सिखाएंगे। अब आप सिखाएंगे हमें, मैंने सिखाया आपको और आप सिखाएंगे। समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे डाल दूँ कि कैसे हम ईयर्स को बीसी और एडी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बीसीई क्या होता है और ये सब, ठीक है, और बीसीई और बीसी एडी ये सब क्या होता है, हम आपको एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें समझा देंगे, जिससे आपको ये कन्वर्ट करना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी टॉपिक पे लौटते हैं वापस हम। तो इनाम गांव के बारे में बात कर रहे थे हम। तो इनाम गांव जो है वो भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, वहां पर बसा हुआ है, ठीक है। अब इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे कि कैसी कब्र है ये, है ना। तो यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः जो था कब्र, उसमें सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ओ बाबा रे, घर के अंदर! अभी तो सोच के भी डर लग जाएगा, अगर हमारे घर में किसी को दफनाया गया हो और वहां उस जमीन पे घर बन जाए तो हम तो डर जाएंगे हम लोग कि भाई वो तो आत्मा भटकेगी। और भूत भटके ना भटके, लेकिन हमारे दिमाग का भूत जो है वो जरूर भटकेगा और हम डर जाएंगे कि अरे रात को छन आवाज आ रही थी, जरूर भूत है, अरे यहाँ पे गाड़ा गया है भाई, यहाँ पे दफनाया गया है डेड बॉडी को, यहाँ भूत जरूर होगा। तो भूतों से हम इतना डरते हैं कि उस काल में क्या था कि इनाम गांव में शवों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ये लो, ये तो एकदम अलग ही चीज निकली इनाम गांव के बारे में। अब ये इतनी स्पेशल चीज है, स्पेशल बात है कि ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा
कि इनाम गांव में क्या था कि लोग जो है डेड बॉडीज को घर के अंदर ही दफना देते थे और डरते नहीं थे। क्या उस समय उन लोग को लगता था कि आत्मा भटकती है या भूत प्रेत नाम की चीजें होती हैं? शायद नहीं होगा, नहीं मानते होंगे लोग, तभी तो। खैर जो भी है, बड़े डेयरिंग बाज थे भाई, है ना। अच्छा, एक और बात इनाम गांव के बारे में। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अब इनाम गांव में तो कई सारे घर थे, लेकिन एक 5 कमरे का घर था पाया गया। तो लोगों का मानना था कि ये जो बड़ा सा घर है 5 कमरों का, ये शायद गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का घर रहा होगा। तो सबसे अमीर व्यक्ति का घर रहा होगा या जो गांव के चीफ होंगे उनका घर रहा होगा, है ना। तो मतलब कहने का क्या है बच्चों कि इसलिए शायद उस 5 कमरे के मकान में जो आंगन था, उस आंगन में उस चीफ की डेड बॉडीज को हम दफनाते थे। कहाँ? संदूक में, मिट्टी के संदूक में, मिट्टी के बक्से में। ये देखिए, ये दिख रहा है बक्सा आपको, ये देखिए 4 पैरों वाला, 2 पैर आगे हैं और 2 पैर पीछे हैं, है ना। ये और ये 2 पैर आगे, ये संदूक है। इसमें डेड बॉडी को दफना दिया जाता था, उस चीफ को दफनाया गया होगा, ऐसा मानना है कि 5 कमरे के मकान में और मिट्टी के बड़े से बक्से में दफनाया गया 4 पैरों वाले। तो कुछ ये एकदम डिफरेंट चीज है इनाम गांव में। तो शायद ये किसी चीफ की ही डेड बॉडी रही होगी, दफनाया गया होगा। यानी कि बड़े लोग जो थे उनको इस प्रकार दफनाया जाता था। यानी कि इनाम गांव में भी लोगों को दफनाने का अलग तरीका था। ठीक है, कुछ लोग का अलग तरीका था और कुछ लोग का अलग तरीका था। जो नॉर्मल लोग थे उनको तो घर के आंगन में ऐसे दफना दिया जाता था, और जो विशिष्ट व्यक्ति थे, ठीक है, जो चीफ होते थे जिनका 5 कमरे का मकान था, उनको 5 कमरे के मकान के जो आंगन थे उसमें एक बड़े से मिट्टी के संदूक में दफना देते थे। 2 तरह के थे। अच्छा, लाश जो होती थी, यानी जो डेड बॉडी होती थी, जो लोग मरे होते थे, उनको इनाम गांव में क्या कहते थे, सीधा हटाते थे, सीधा। ठीक है, जो सर था वो कहाँ होता था? नॉर्थ एरिया में। नॉर्थ एरिया में सर होता था, साउथ में उनका पैर होता था, और बॉडी को एकदम सीधा लिटा दिया जाता था, है ना। और शवों के जो पैर थे, ठीक है, उनको जो मोड़ दिया जाता था। यानी शवों के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे, है ना। शवों के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। ये खास बात है बच्चों, सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए, तो ये ध्यान रखिएगा कि शवों के पैर क्या होते थे? मुड़े हुए होते थे, है ना। ये देख लिया आपने किस तरह से ये बॉक्स बना हुआ है, बक्सा कहते हैं जिसको। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, है ना। अब देखिए, ये कंकाल तो आप देख रहे होंगे, ये कंकाल है और ये कंकाल का एक बॉडी का ये पार्ट है, पेल्विक एरिया से कहते हैं या फिर हिप एरिया। ठीक है। अच्छा, आप बताइए बच्चों, क्या ये स्केलेटन को देख के लग रहा है कि ये मेल की या फीमेल की है? समझना इतना आसान नहीं है ना। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये जो स्केलेटन है वो मेल का है या फिर फीमेल का है। मैं बताती हूँ आगे। ठीक है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। अब कंकाल के साथ मिले सामानों, मैंने बताया ना कि भाई इनाम गांव में सॉरी महापाषाण काल में क्या था कि डेड बॉडी के साथ कुछ ज्वेलरी मिली है, तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ज्वेलरी मिली है तो ये किसी मेल का स्केलेटन होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, उस जमाने में मेल भी ज्वेलरी पहना करते थे, तो थोड़ा ये अंदाजा थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बॉडी के पार्ट्स हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि ये मेल का है या फीमेल का। हाँ, लेकिन बच्चों में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि ये जो स्केलेटन है ये बॉय का है या गर्ल का है। ठीक है। मैन और विमेन में तो डिफरेंसेस आप जान सकते हैं, लेकिन एक गर्ल और एक बॉय में नहीं। अब कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है।
चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। कटी प्रदेश मतलब पेल्विक एरिया, इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक एरिया, और कूल्हा मतलब हिप। ये देखिए, ये फीमेल का पेल्विक एरिया है, हिप एरिया है, कितना चौड़ा है ना, कितना ब्रॉड है ये। तो ये इतना ब्रॉड है, इसीलिए हम जान रहे हैं कि ये जो है, ये जिस भी कंकाल में होगा, जिस भी स्केलेटन में होगा, वो एक फीमेल का स्केलेटन होगा, है ना, एक मैच्योर फीमेल का। और जिसका ये चीज पेल्विक एरिया या हिप एरिया कम होगा, वो मेल स्केलेटन का होगा। ये इस तरह से एक लिंग की जांच करने का ये एक आसान तरीका है ये। हाँ, बच्चों को पहचानना आसान नहीं है कि ये बॉय का है या गर्ल का है। अच्छा, एक और बात बच्चों कि जैसे हम क्या कहते हैं कि लोग ह्यूमन बॉडी में 206 यानी कि 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 206 बोन्स होते हैं, लेकिन बच्चों में 270 बोन्स होते हैं, 270, ठीक है। अच्छा, 270 बोन्स होते हैं क्यों? आपको लगे कि अरे जब 206 होते हैं तो 270 कैसे हो गए? तो बच्चों में हड्डियां थोड़ी अलग अलग होती हैं, और बड़े होते होते जैसे 2 हड्डी 3 हड्डी आपस में जुड़ते जुड़ते वो 2 हड्डी 3 हड्डी मिलके 1 हड्डी हो जाती है बड़े होते होते। ये बचपन में वो अलग अलग रहती हैं, तो इसलिए उसको हम काउंट करते हैं 270। बड़े होते होते जब हड्डियां एक साथ मिलने लगती हैं तो वो धीरे धीरे करके बड़े होते होते 206 हो जाती हैं, यानी कि 206 बोन्स हो जाता है। अब एक चरक नाम के फिजिशियन थे, है ना, तो उन्होंने चिकित्सा शास्त्री थे, हिंदी में कहते हैं चिकित्सा शास्त्री और इंग्लिश में फिजिशियन। तो उनका नाम था चरक। आपने बच्चों नाम सुना होगा चरक संहिता, यानी जो चरक थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस पर उन्होंने सारे ये मेडिकेशन वाली चीजें हैं, मेडिकल वाली चीजें उन्होंने रखी थी। अच्छा, आप जानते हैं बच्चों, उस जमाने में चरक ने कई ऑपरेशन किए थे। कोई ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी, नई नए टूल्स नहीं थे, ये फिर भी वो ऑपरेशन करते थे। आखिर बिना ऑपरेशन किए तो उन्होंने ये जानकारी हासिल नहीं की होगी कि जब हम बॉडी को ऑपरेट करेंगे, खोलेंगे, तभी तो हम जानेंगे कितनी हड्डियां हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, चरक ने बताया था कि हमारे मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। चरक ने 360 हड्डियां बताई थी। अब आपको लग रहा होगा कि चरक भी इतने बड़े चिकित्सा शास्त्री थे, ठीक है, अभी किताब लोग पढ़ते हैं, बहुत जानकार माने जाते थे उस जमाने में, तो उन्होंने इतनी गलत जानकारी क्यों दी कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियां होती हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है, वो सच में बहुत ही विद्वान थे, बहुत बड़े फिजिशियन थे वो, उन्होंने एकदम सही जानकारी दी थी। पर उन्होंने क्या किया कि जैसे हम बच्चों में 270 हड्डियां, ठीक है, या 270, फिर वो बड़े होते होते जब 2 हड्डियां 3 हड्डियां आपस जुड़ती जाती हैं, वो 1 हड्डी हो जाती हैं, इस तरह से होते बड़े होते होते वो 206 हो जाती हैं। तो ऐसे ही चरक ने क्या किया था कि जिन हड्डियों को हम आज काउंट नहीं करते हैं हड्डियों में, वो उनको भी काउंट करते थे। जैसे ये सब हड्डियां हैं, ठीक है, इसको भी वो काउंट करते थे, और इसीलिए उन सबको काउंट करने के बाद उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती है। तो वो भी गलत नहीं था, उन्होंने जिन हड्डियों को जोड़ा उसके हिसाब से 360 हड्डियां होती हैं। फिर आज हम उन हड्डियों को जिस हड्डियों को उन्होंने गिना था उसको हम आज के डेट पे काउंट नहीं करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब इनाम गांव के लोग करते क्या थे भाई? कब्रों के बारे में तो आपने पता लगा लिया कि मरने के बाद क्या होता था, है ना, कैसे डेड बॉडी को दफनाते थे वो लोग। लेकिन वो लोग काम क्या करते थे भाई? अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो क्या था कि इनाम गांव में बहुत सारे अनाज के रिमेन्स मिले, ठीक है। तो ये जो ग्रेन्स थे, उन ग्रेन्स के जो रिमेन्स मिले थे, उस रिमेन्स के आधार पर
जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे या इतिहासकार थे, ठीक है, वो उन लोगों ने पता लगाया कि उस समय के लोग का जो काम था वो था फार्मिंग, कृषि। वो लोग फार्मिंग करते थे और अनाजों को पैदा करते थे, है ना। ये उनका मेन काम था, कृषि और पशुपालन, ये 2 काम करते थे वो। क्योंकि और एक ये भी मिला है कि जानवरों की हड्डियां मिली हैं, तो मतलब ये है कि अनाज को तो पकाकर खाते ही थे, जानवरों को भी पका करके खाते थे। अच्छा, ये कैसे मालूम चला कि जानवरों को काट पका के खाते थे? क्योंकि जो कई स्केलेटन मिले हैं बच्चों, उसमें क्या है कि कई सारे कट्स के निशान मिले हैं। तो उन कट्स के हिसाब से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि भाई एनिमल्स पे इतने सारे कट्स हैं, सर पे, इधर, तो इसका मतलब है कि वो पहले एनिमल्स को कट करते थे, फिर उन्हें खाते थे, है ना। तो एनिमल्स को भी वो लोग पालते थे, इसीलिए अपने भोजन के लिए भी और अपने बेसिक डेली नीड्स के लिए भी। भाई भेड़, बकरी, भैंस, गाय, इन लोगों को भी पालना होता था ना, तो इनसे दूध मिलता है, गोबर मिलता है। अच्छा बताइए, गोबर का और क्या क्या यूज होता है? पहले तो बहुत यूज होता था, ठीक है, तो बताइए कि गोबर का यूज किन किन कामों के में आता है? इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं कभी ना कभी किसी वीडियो में इसका आंसर दे दूंगी। फिर मैं चाहती हूं कि देखिए आप लोग क्या जानते हैं गोबर के प्रयोग के बारे में, गोबर किन किन चीजों में प्रयोग किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। तो मतलब एनिमल्स को वो पालते थे, है ना, और अनाज को उगाते थे। तो फार्मिंग का काम था, ठीक है, और हर्डिंग का काम था। अब वो क्या क्या पालते थे, ठीक है, चलिए जानते हैं। ये देखिए, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, है ना, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, यानी कि कृष्ण मतलब काला, कृष्ण का शुद्ध अर्थ है काला, काला मृग मतलब हिरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काला हिरण। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, जिसका उन पर अभी भी केस चल रहा है। क्योंकि इस समय तो ये सारे काले हिरण जो है या फिर तरह तरह के जो हिरण हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो एनिमल्स को मारना जो है वो कानूनन जुर्म है, ये इलीगल काम है। तो भाई काला हिरण तो बहुत ही कम हो गया है संख्या इसकी दुनिया में। तो धीरे धीरे तो ये गायब हो जाएंगे, अगर इनकी हंटिंग होती रहेगी तो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो इस पर पूरी रोक लगाई गई है, लेकिन सलमान खान ने फिर भी मारा था, तो उन पे केस चल रहा है। तो ये काला हिरण का जो केस है ये बड़ा ही फेमस है। खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो इन सारे जानवरों की भी हड्डियां पाई गई हैं, यानी कि इन सब जानवरों को भी इनाम गांव के लोग खाते थे, खाने में प्रयोग करते थे। इन सारे एनिमल्स को भी, इनकी भी हड्डियां मिली हैं। तो क्या हो गया, काम धंधे क्या थे इनके? पशुपालन और कृषि, ठीक है, फार्मिंग और एनिमल्स हर्डिंग। अब ये हमारा टॉपिक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से आपके लिए बनाया है। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ रहे हैं उनको अलग से जानकारी मिलेगी तो और भी अच्छी बात है ना। हमें एक्स्ट्रा नॉलेज तो होनी चाहिए। तो ये हमने जो है आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्राचीन नाम है नदियों के, और ये आपके आधुनिक नाम है ये, ठीक है। जैसे क्रुब का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, आस्किनी का चिनाब, परुषड़ी का रावी, सुतरी का सतलज, विपाशा का व्यास, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वात,
धृजवती का घग्घर और सुधानीरा का गंडक। ये आपके आधुनिक नाम है और ये प्राचीन नाम है। ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से बच्चों। अब इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। तो मैं विदा लेती हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और भी रिसर्च करूं और आपके नई नई जानकारियां लेकर के आऊं जो बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चे जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं आज घूमने के लिए आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो, बच्चों का, उनकी पढ़ाई जारी रहे, उन्हें वीडियो मिलते रहें। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे अप्रिशिएट करिए, कमेंट्स करिए कि आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं और अच्छा काम करने के लिए। भाई होता है ना कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपकी तारीफ होती है, लोग प्रेस करते हैं, तो आप और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मुझे से बड़े, सबको प्रेजिंग चाहिए होती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, मुझे प्रेस करिए अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसे और इम्प्रूव करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल किरण सिंह एजुकेशन को। मैं विदा लेती हूँ, आप सब लोगों को धन्यवाद।